सभी बच्चों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जो हम ज्योग्राफी का कर रहे थे, ज्योग्राफी जो बीए कर रहे हैं बच्चे, और ज्योग्राफी की जो आपका पेपर होने वाला है, और ये जो वीडियो है बीए 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट जो भी हैं उनके लिए है। तो इसमें यूनिट फर्स्ट हम कर चुके हैं, वो वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम इसकी करेंगे यूनिट नंबर 2, 3, 4 एंड 5 सभी को करना है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और थोड़ा जल्दी जल्दी भी करेंगे कवर, ताकि ज़्यादातर चीज़ें हम समझ सकें। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है संसाधनों का अर्थ। संसाधन क्या होते हैं? संसाधन का जो अर्थ है वे वस्तुएं या क्षमताएं जो मानव उपयोग के लिए सहायक हैं, यानी कि मानव के उपयोग के लिए सहायक, यानी कि जिनकी सहायता जिनका उपयोग मानव करता अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए करता है, और वो जो हैं उसकी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, उन्हीं को जो है हम संसाधन बोलते हैं। ये जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल है, भूमि है, वन है, खनिज है, और जो आपके मानव निर्मित संसाधन हैं उसमें आपकी टेक्नोलॉजी है, भवन है और परिवहन है। तो अगर हम इन्हें विस्तार से समझते हैं तो जो प्राकृतिक संसाधन हैं वे वस्तुएं जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदान की जाती हैं और मानव उपयोग के लिए सहायक होती हैं, या फिर ये कहें कि उनसे मानव का जीवन जो है सरल होता है। तो वे सारे के सारे जो हमें प्रकृति से मिलते हैं उनको हम प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं, जिसमें आते हैं जल है और वायु है, हवा है, वन है, अग्नि है, खनिज है और वन्य जीव। दूसरा मानव निर्मित संसाधन, ये वे वस्तुएं जो मानव द्वारा बनाई जाती हैं और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके इन चीज़ों को बनाया जाता है, तो उनको हम बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन, जिसमें आपके घर हैं, भवन हैं, परिवहन के साधन हैं और उद्योग। तीसरा जो उसमें है वो है मानव संसाधन। तो मानव की क्षमताएं और ज्ञान भी एक प्रकार का संसाधन है, यानी कि जो हमारे पास जो हमारे ज्ञान है या फिर जो हमारी क्षमताएं हैं काम करने की, तो वो भी एक तरह से संसाधन के रूप में हम देख सकते हैं। तो जो उत्पादन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, तो उनको भी हम संसाधन बोल सकते हैं। अगर हम थोड़े शब्दों में बात करें इसकी, तो संसाधन वे सभी वस्तुएं या क्षमताएं जो मानव उपयोग के लिए उपयोगी हैं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती हैं। अब जो संसाधन हैं इनको जो है नवीकरणीय क्षमता के आधार पर भी दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो आपका है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किनको बोलते हैं? ये संसाधन प्रकृति में बार बार बनने या पुनः उत्पन्न होने के योग्य होते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी और वनस्पति। और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि वो बार बार तो नहीं उत्पन्न होंगे, यानी कि एक बार उत्पन्न होंगे और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर दोबारा नहीं आएंगे। ये संसाधन सीमित मात्रा में है और इनका उपयोग करने के बाद दोबारा जो है इनको नहीं बनाया जा सकता, जैसे खनिज हैं, जीवाश्म ईंधन है। दूसरा जो इसमें मेन टॉपिक है वो है संसाधनों की अवधारणा। संसाधन की अवधारणा का अर्थ है किसी चीज़ को संसाधन मानना जो हमारी आवश्यकताओं या इच्छाओं को पूरा करने में मदद कर सके या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सके। संसाधन प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं, जैसे कि भूमि, जल, खनिज, मशीनें, ज्ञान, कौशल। संसाधन की अवधारणा को और अधिक विस्तार से समझने के लिए संसाधन क्या है? कोई भी वस्तु या शक्ति जो हमारे लिए उपयोगी है वह संसाधन है। संसाधन के जो प्रकार हैं ऊपर बता चुका हूँ मैं। एक प्राकृतिक संसाधन है, दूसरा मानव निर्मित है, तीसरा जिसमें है वो अमूर्त संसाधन जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे ज्ञान है, कौशल, किसी के अंदर कुछ काम करने का जो क्षमता है उसकी, और जानकारी भी इसमें हो सकता है। जैसे भौतिक संसाधन नहीं है, मतलब भौतिक संसाधन वे होते हैं जिनको आप देख सकते हैं। संसाधन का उपयोग, संसाधन हमारी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने, विकास में मदद करने और आर्थिक गतिविधियों को चलाने में मदद करते हैं। संसाधन का प्रबंधन, संसाधन का कुशलतापूर्वक उपयोग करना और उनका संरक्षण, यानी कि उनको सेव करना ताकि वे भविष्य के लिए उपलब्ध रहे, इसी को हम बोलते हैं संसाधन का प्रबंधन। संसाधन की जो अवधारणा का जो महत्व है वो क्यों है? संसाधन अर्थव्यवस्था के विकास, सामाजिक कल्याण और पर्यावरण के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे आपकी पानी हो गया, मिट्टी है, खनिज में जैसे सोना, चांदी, कोयला,
वनस्पति और जानवर। मानव निर्मित में जो संसाधन है वह है मशीनें, उपकरण, सड़क, इमारतें, पुल और कंप्यूटर। अमूर्त में जैसे ज्ञान है, कौशल, जानकारी और प्रौद्योगिकी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि संसाधन हमारी दुनिया में मौजूद हर वह चीज़ है जो हमारे लिए उपयोगी है और जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने, विकास करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। तीसरा जो उसमें पॉइंट है वो है संसाधनों का वितरण। संसाधनों का वितरण का मतलब है कि पृथ्वी पर विभिन्न संसाधन कहाँ स्थित हैं और वो किस प्रकार वितरित होते हैं। यह वितरण समान नहीं होता और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में काफ़ी भिन्न हो सकता है। कुछ संसाधन जैसे मीठा पानी, उपजाऊ भूमि, खनिज कुछ क्षेत्रों में दूसरों की तुलना में अधिक प्रचुर मात्रा में हो सकते हैं। संसाधनों के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो है आपके भूगर्भिक प्रक्रियाएं, टेक्टोनिक गतिविधि, ज्वालामुखी और अपरदन जैसे भूगर्भिक प्रक्रियाएं संसाधनों के वितरण को प्रभावित करती हैं। दूसरा जो है इसमें जलवायु प्रभावित कर सकती है। जलवायु संसाधन वितरण को प्रभावित करती है, जैसे कि तापमान है, वर्षा है, सूर्य का प्रकाश है। स्थान भी संसाधन के वितरण को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि ऊंचाई, क्षेत्र की ऊंचाई, भू आकृति और वनस्पति। मानवीय गतिविधियाँ जैसे कि कृषि, खनन, औद्योगिकीकरण संसाधन वितरण को भी प्रभावित कर सकती हैं। संसाधनों के वितरण का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। आर्थिक विकास में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव हमें पड़ता है। अगर हमें अपना आर्थिक विकास करना है तो हमारे पास संसाधन प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। यानी कि संसाधन प्रचुरता वाले क्षेत्र अक्सर आर्थिक रूप से विकसित होते हैं, जबकि संसाधन अभाव वाले क्षेत्र विकास में संघर्ष करते हैं। दूसरा है सामाजिक असमानता। संसाधन का असमान वितरण सामाजिक असमानता का कारण बन सकता है, जिससे कुछ लोगों की तुलना में अधिक लाभ मिलता है। पर्यावरण क्षति। कुछ संसाधन वितरण पैटर्न पर्यावरण क्षति का कारण बन सकते हैं, जैसे कि वन का विनाश और प्रदूषण। उदाहरण के लिए खनिज संसाधन। खनिज में जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम कुछ क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक प्रचुर मात्रा में होते हैं। इससे इन क्षेत्रों को अधिक आर्थिक लाभ मिलता है। मीठा पानी कुछ क्षेत्रों में अधिक प्रचुर मात्रा में होता है, जबकि कुछ शुष्क क्षेत्रों में जिससे पानी की कमी होती है तो वहाँ पे जो है लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण वहाँ जो है जनसंख्या भी कम आपको मिलेगी वहाँ पर और वहाँ का जो है विकास भी कम ही होगा। इसके बाद है उपजाऊ मिट्टी कुछ क्षेत्रों में अधिक प्रचुर मात्रा में होती है, तो उन क्षेत्रों का ज़्यादा विकास होगा, वहाँ के किसानों का विकास होगा, क्योंकि उनकी जो फसल है वो उपजाऊ होगी और वो जो है ज़्यादा उससे जो है अपनी आय अर्जित कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जंगल कुछ क्षेत्रों में अधिक होते हैं और कुछ में कम होते हैं, तो जबकि कुछ क्षेत्र वनों से मुक्त होते हैं। संसाधनों का वितरण एक जटिल और गतिशील प्रक्रिया है जो कई कारकों से प्रभावित होती है। संसाधनों के वितरण को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है, हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है और हमारे समाज को भी ये प्रभावित करता है। इसके बाद जो आपका आता है यूनिट नंबर 3 आता है, जिसमें है सृष्टिगत आर्थिक संगठन। इसका जो अर्थ क्या होता है, किसी प्रकार आर्थिक गतिविधियाँ स्थान, संसाधनों और बुनियादी ढांचे जैसे कारकों के आधार पर व्यवस्थित और वितरित की जाती है। यह अर्थव्यवस्था को कैसे भिन्न क्षेत्रों में व्यवस्थित करता है और उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में बात करते हैं। इसको और अधिक से समझने के लिए सृष्टिगत आर्थिक संगठन में आर्थिक गतिविधियों का स्थान, संसाधनों का उपयोग और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। यह इस बात से संबंधित है कि कैसे आर्थिक गतिविधियां विभिन्न स्थानों पर केंद्रित होती हैं और कैसे ये एक स्थान एक दूसरे स्थान से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए एक शहर में आर्थिक गतिविधियां जैसे कि उद्योग, व्यापार, परिवहन विशिष्ट स्थानों पर केंद्रित हो सकते हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां जैसे कृषि, मछली पकड़ना स्थानीय संसाधनों और बुनियादी ढांचों के आधार पर व्यवस्थित हो सकता है। आर्थिक संगठन में भौगोलिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि परिवहन की सुविधा, प्राकृतिक संसाधन और मौसम। सृष्टिगत आर्थिक संगठन के घटक स्थान हो गया। इसमें आर्थिक गतिविधियों के लिए विशिष्ट स्थान जो है वो उसकी आवश्यकता होती है।
दूसरा है संसाधन, प्राकृतिक संसाधन जैसे इसमें जो आपको भूमि है, पानी है और खनिज। आधारभूत संरचना जैसे कि इसमें परिवहन है, संचार है, ऊर्जा जैसे बुनियादी ढांचे हैं। बाजार भी इसमें हो सकता है, जैसे उत्पादन और वितरण के लिए बाजार। सृष्टिगत आर्थिक संगठन का महत्व, आर्थिक विकास, यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। पर्यावरण, यह पर्यावरण पर आर्थिक गतिविधियों के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। सामाजिक विकास, यह सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसके बाद जो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि सृष्टिगत आर्थिक संगठन एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो आर्थिक गतिविधियों को कैसे व्यवस्थित और वितरित किया जाता है की व्याख्या करता है। यह आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। वन उद्योग का स्थानिक आर्थिक संगठन का अर्थ क्या होता है? तो इसमें है कि वह संसाधनों का उपयोग और प्रबंधन किस प्रकार से स्थान, अर्थव्यवस्था और सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है। इसमें यह जानना शामिल है कि वह उत्पादन किस तरह से बनाए जाते हैं, वितरित किए जाते हैं और उनकी खपत होती है, और यह कैसे भिन्न आर्थिक और सामाजिक कारकों से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए स्थानिक संगठन, कुछ क्षेत्रों में वन संसाधन अधिक उपलब्ध हो सकते हैं जबकि कुछ में कम। इसका मतलब है कि वन उत्पादों का उत्पादन और वितरण इन भौगोलिक कारकों से प्रभावित होता है। आर्थिक संगठन वन उत्पादन के मूल्य, बाजार की मांग और परिवहन लागत जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं। सामाजिक संगठन स्थानीय समुदायों की वन संसाधनों पर निर्भरता और वन प्रबंधन के तरीकों का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव शामिल होता है। मुख्य बिंदु हैं वन संसाधन, वन क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन जैसे लकड़ी, गैर लकड़ी, वन उत्पादन और वन भूमि। उत्पादन हो गया दूसरा, इसमें वन संसाधनों का उपयोग करके वन उत्पादों को बनाने की प्रक्रिया। वितरण है वन उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया। वन उत्पादों का उपयोग करने की प्रक्रिया। आर्थिक कारक हैं बाजार की मांग, परिवहन लागत, उत्पादन लागत और वन उत्पादों का मूल्य। सामाजिक कारक इसमें हैं स्थानीय समुदायों की वन संसाधनों पर निर्भरता एवं वन प्रबंधन के तरीकों का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। स्थानिक कारक हैं इसमें वन क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति व संसाधनों की उपलब्धता और जलवायु। निष्कर्ष, इस निष्कर्ष में हम बोल सकते हैं कि जो वनोद्योग है, यानी कि वन पर आधारित जो उद्योग है, यानी कि वे काम जो वनों के द्वारा या वो फैक्ट्रीज़ या वो कारखाने जिनका जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है जो वनों से मिलता है, उनको हम वनोद्योग बोलते हैं। का स्थानिक आर्थिक संगठन जटिल प्रक्रिया है जो विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। इसे समझने के लिए वन संसाधन को बेहतर प्रबंधन को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है, अगर हम इसको समझते हैं। इसके बाद जो है वो है भारत में मत्स्य क्षेत्र। मत्स्य क्षेत्र का मतलब है कि एक्वाकल्चर, जिसमें कि मछली पकड़ने का काम किया जाता है। मछली को पालना, उसको पकड़ना, उसको बेचना, सारा का सारा जो है मत्स्य क्षेत्र में ही स्थित है, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वैश्विक स्तर पर अगर हम भारत की बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा देश है मछली उत्पादक, और दूसरा सबसे बड़ा एक्वाकल्चर उत्पाद, यानी कि एक्वाकल्चर जो कि पानी में जितने भी उत्पादन हो रहा है पानी के द्वारा, ये पानी के अंदर जिनका उत्पादन हो रहा है, तो उसमें उसको हम बोलते हैं एक्वाकल्चर या फिर एक्वा उत्पादन। तो भारत में मत्स्य पालन एवं एक्वा उद्योग एक बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में जो मछली पकड़ने और एक्वाकल्चर उद्योग में काफ़ी सुधार करने के लिए एक क्रांति की गई थी जिसका नाम है भारतीय नीली क्रांति। उद्योगों को सनराइज सेक्टर के रूप में मान सकते हैं हम, यानी कि सनराइज सेक्टर की अगर बात करते हैं तो उसका भी जो है मत्स्य क्षेत्र से ही संबंध है या फिर एक्वाकल्चर से भी संबंध है इसका, तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारत जो है एक बहुत ऐसा देश है जो 3 ओर पानी से घिरा हुआ है, जहाँ पे जो है मत्स्य पालन बहुत ज़ोर शोर से होता है। जो शीर्ष उत्पादक राज्य हैं इसमें जो सबसे पहले स्थान पर है वो है पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ये सबसे बड़े मछली उत्पादक हैं। वर्तमान में जो यहाँ पे चुनौती आ रही है वो है अवैध और गैर सूचित और अविनियमित, यानी कि इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड
रेगुलेटेड, जिसको हम बोलते हैं IUU। IUU जो है मत्स्यन में अत्यधिक वृद्धि करता है और इस क्षेत्र की स्थिरता को कम करता है। IUU मत्स्यन यानी कि IUU का जो शॉर्ट फॉर्म जो है आपकी वो है इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड, यानी कि अवैध, गैर सूचित और अविनियमित। तो जहाँ पे भी IUU का मीनिंग आएगा तो आप इसको लिख कर आ सकते हैं। तो ये जो है गैर तरीके से लोग बाग जो मछली पकड़ने का काम या मछली को पालने का काम करते हैं, तो वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं, जो कि जो है गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। मत्स्यन में उचित लाइसेंस के बिना मत्स्यन प्रतिबंधित उपकरण का उपयोग करने और मत्स्यन की सीमा की अवहेलना करने जैसे गतिविधियों में शामिल हैं। कमज़ोर जांच और निगरानी प्रणाली के चलते इस समस्या को प्रभावी ढंग से समाप्त करना कठिन है। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी, अप्रचलित मत्स्यन जहाज उपकरण जैसे जाल आदि और प्रसंस्करण सुविधाएं क्षेत्र की दक्षता एवं उत्पादकता में बाधा डालती है। अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज, जहाँ पर आप उनको सुरक्षित स्टोर कर सकते हो, और परिवहन अवसंरचना के परिणाम स्वरूप मत्स्यन संबंधी नुकसान होता रहता है। इसके बाद जो है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण, समुद्र के बढ़ते तापमान, समुद्र के अम्लीकरण और बदलती धाराओं का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र तथा मत्स्य आबादी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण मत्स्य वितरण में बदलाव, उत्पादकता में कमी और रोगों में वृद्धि होती है। इसके बाद है प्रदूषण भी होता है, आवास विनाश और तटीय विकास समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति को और ख़राब करते हैं। सामाजिक आर्थिक मुद्दे, भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र में बड़ी संख्या में लघु स्तर के कारीगर मछुआरे हैं, जो कई सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं। कम आय, ऋण एवं बीमा की कमी, अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा उपाय मछुआरा समुदायों की दयनीय स्थिति के प्रमुख कारण हैं। मत्स्य पालन में महिलाओं का हाशिए पर होना और लैंगिक असमानताओं के कारण भी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। बाजार अभिगम और मूल्य श्रृंखला अक्षमताएं, भारत में पर्याप्त मछली उत्पादन के बावजूद इसके लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्राप्त करना एक चुनौती है। अपर्याप्त उत्पादन के बाद का प्रबंधन, सीमित मूल्य वर्धन और अपर्याप्त बाजार संपर्क के कारण मछुआरों को लाभप्रदता बाधित होती रहती है। मत्स्य पालन क्षेत्र संबंधित पहल, यानी कि इस क्षेत्र में सुधार करने के लिए जो गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम चला रही है, तो कुछ स्कीम के बारे में आप पढ़ लेना। जैसे इसमें है एक्वापोनिक्स समावेशन। भारत एक्वापोनिक्स को बढ़ावा दे सकता है, जो मत्स्य पालन को हाइड्रोपोनिक्स के साथ जोड़ने वाली एक स्थायी कृषि तकनीक है। यह तकनीक एक ही समय मछली और पौधों की खेती में सक्षम बनाती है, क्योंकि इससे मछलियाँ का मल पौधों के विकास हेतु जैविक खाद के रूप में उपलब्ध होता है। यह मछलियों के लिए जल को शुद्ध करने कार्य करता है और इस प्रकार एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। एक्वापोनिक्स पानी के उपयोग को न्यून करता है, भूमि की उत्पादकता को अधिक करता है और मछुआरों की आय का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान करता है। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, उत्पादन के बाद के नुकसान को कम करने के और मछली उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की जरूरत है। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में व्यवस्थित मत्स्य संग्रह केंद्र स्थापित करने और उन्हें आधुनिक भंडारण सुविधाओं, परिवहन प्रणाली और प्रसंस्करण इकाइयों के साथ एकीकृत यानी कि जोड़ने पर भी आवश्यकता है। यह मछलियों के कुशल संरक्षण यानी कि उनको सुरक्षित रखना, वितरण यानी कि उनको डिस्ट्रीब्यूट करना को बनाएगा और यह प्रभावी मत्स्य भंडारण एवं वितरण उत्पादों के खराब की होने की दर जो है कम हो जाएगी और बाज़ार में जो है उनको मूल्य में वृद्धि होगी। एक जो है इसमें पॉइंट है वो है समर्थन मूल्य संवर्धन और विविधीकरण, यानी कि इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है जो मत्स्य उद्योग है उसमें जो उसके मूल्य का जो वर्धन है यानी कि मूल्य को बढ़ाना, उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट के जो मूल्य उसको बढ़ाना, तो अगर गवर्नमेंट के हाथ में होगा तो वो एक निश्चित होगा
उसके बाद उनको आप जो है पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ये सारे के सारे उनको प्रशिक्षण देना, इस तरह की वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे यानी कि कुछ नए उत्पाद भी हम इनके द्वारा बना सकते हैं। तो उससे भी क्या होगा कि जो मछुआरे हैं उनकी आय में वृद्धि होगी और उनकी जो दैनिक स्थिति है भारत में सही हो सकती है। इसके बाद जो यूनिट नंबर 4 है वो है आपका कृषि टाइपोलॉजी। कृषि टाइपोलॉजी क्या होती है, पहले तो हम इसका परिचय पढ़ लेते हैं। भारत मुख्य रूप से कृषि प्रधान है और भारत का जो अधिकतर जो जनता है वो कृषि पर ही आधारित है। कृषि जो है प्राचीन काल से की जाती है और भारत की जो अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका कृषि पहले से ही निभाती आ रही है। 2020-21 में अगर हम सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्से की बात करते हैं तो 9% था। इसके अलावा भारत की लगभग 58% आबादी जो है वो कृषि पर ही प्राथमिक स्रोत से जो उनका जीविका उपार्जन का है वो है कृषि, यानी कि मुख्य रूप से वो कृषि पर ही डिपेंड करते हैं। कृषि की दृष्टि से भारत एक अद्वितीय देश, यानी कि इसके जैसा कोई और देश है ही नहीं। इसके मैदानी इलाके उपजाऊ हैं, मिट्टी जो है खेती योग्य भूमि है और उसमें जो है पर्याप्त हमें यहाँ पर तापमान मिलता है और जो है पर्याप्त वर्षा मिलती है। तो जलवायु जो है एक व्यापक रूप से हम कह सकते हैं कि वो एक पर्याप्त जलवायु है, उसमें विविधता भी होती है। तो एक लंबे समय के लिए जो कृषि यहाँ पे हम कर सकते हैं। भारतीय जो कृषि है उसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या हो सकती हैं, तो पहली ये है जीविका कृषि, यानी कि जो अपने जीवन भारत में किसान ज़मीन के छोटे से टुकड़े के मालिक होते हैं, अपने परिवार के सदस्यों की मदद से फसल उगाते हैं और लगभग पूरी कृषि उपज का उपभोग कर लेते हैं तथा बाजार में बेचने के लिए बहुत कम बचता है। भारत में कुल जोतों में से जो 85% है वो 2 हेक्टेयर से कम है, यानी कि सीमांत और लघु कृषि श्रेणियों में आती हैं। तो स्वतंत्रता के बाद बदलावों के बावजूद इस प्रकार की कृषि भारत में कई सौ वर्षों से प्रचलित है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव, तो जो है ये तो सभी जानते हैं कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या उसका सारा का सारा दबाव कृषि पर पड़ रहा है। दूसरा जो है 2019-20 में जो अनुमान था, जो कुल खाद्यान्न का जो उत्पादन हुआ है वो जो हुआ हमारा 291.95 मिलियन टन। लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार जो 2030 तक जो खाद्यान्न की मांग बढ़कर कितनी होने वाली है, 245 मिलियन टन तक हो जाएगी। यानी कि इसमें जो हमें कृषि में सुधार करने की आवश्यकता है। उत्पादकता के वितरण स्तर को देखते हुए भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए हमें अतिरिक्त जो है 12 से 15 मिलियन हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। इसके अलावा यह अनुमान लगा जाता है कि 2025 तक आधी से ज़्यादा आबादी शहरी क्षेत्रों में रहेगी। इसके लिए कृषि भूमि का अधिक उपयोग करना होगा, जिससे इस क्षेत्र पर दबाव बढ़ेगा। जानवरों के लिए महत्व है कृषि का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पशु शक्ति अभी भी कृषि कार्यों जैसे जुताई है, सिंचाई है, मड़ाई है और परिवहन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवहन यानी कि आने जाने के लिए भारतीय कृषि जो है का पूर्ण मशीनीकरण अभी दूर का सपना है, यानी कि अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे किसान गरीब हैं, उनके पास मशीनों का अभाव है। तो वो मशीनों के अभाव में अपने पशुओं से ही उस चीज़ को वो करते हैं। मानसून पर ज़्यादातर निर्भर करते हैं, यानी कि अगर वो वर्षा अगर नहीं होती है तो क्या है, फसल बर्बाद हो जाती है। अगर जो बारिश समय से होती है तो फसल जो है अच्छी होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फसलों की किस्म, क्योंकि किसान के पास पैसा नहीं है तो वो नई वैरायटी के बीज भी नहीं ला पाता है, जिसके कारण जो है उसके पास फसलों की जो किस्म है वो भी कह सकते हैं कि उनकी जो वैरायटी है वो कम उत्पादन वाली है। तो ये भी प्रभाव डालती है। उसके बाद है खाद्यान्न फसलों की प्रधानता। तो ज़्यादातर जो यहाँ पे फसल बोई जाती हैं वो उनमें खाने की जो फसलें हैं उनका ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, जिसमें चावल है, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, राई, ये सारी की सारी मुख्य फसल भारत की हैं और इन्हीं से वो अपनी जो है जीविका उपार्जन करते हैं और अपने खाने के लिए भी रखते हैं। मौसमी पैटर्न सभी जानते हैं भारत का। तो भारत में 3 फसलें बोई जाती हैं मुख्य रूप से। एक तो खरीफ की फसल है, मानसून की शुरुआत के शुरू होते ही और सर्दियों की शुरुआत तक जारी रहती है। इसका जो मुख्य फसल है वो है आपके चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली। रबी की फसल सर्दियों की शुरुआत से शुरू होकर सर्दियों के अंत या गर्मी की शुरुआत तक जारी रहती है। मुख्य फसल इसमें गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा और तिलहन है। जायद की फसल जो ग्रीष्म काल में फसलें बोई जाती हैं, जिसमें चावल, मक्का, मूंगफली, सब्जियां, ये सारी जायद की फसल में आती हैं। मिश्रित फसल भी होती हैं कुछ। यह भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताओं में से एक है, जहां एक ऐसी खेती में एक साथ 4 से 5 फसलें उगाई जाती हैं।
खरीफ मौसम में बाजरा, मक्का और दालें, रबी मौसम में गेहूँ, चना, जौ जहाँ की लोकप्रिय फसल है। और ऐसा अच्छी उत्पादकता सुनिश्चित करने और मानसून की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि वर्षा अच्छी होगी तो चावल की उपज बेहतर होगी, अन्यथा अन्य किसी किस्म जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है जैसे मक्का, बाजरा और दालें बेहतर उपज देंगी। गहन श्रम यानी कि ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता। अधिकांश कृषि कार्य जुताई, समतलीकरण, बुआई आदि किसानों और उनके पशुओं द्वारा किए जाते हैं। यद्यपि भारत में उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में मशीनीकरण प्रचलित है, लेकिन यह केवल बड़े किसानों का विशेषाधिकार रहा है। हालांकि व्यवहार्यता को देखते हुए यह प्रवृत्ति बढ़ रही है। भारतीय कृषि की समस्या और उनके समाधान। एक तो यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या वह छोटी और खंडित भूमि जोत, यानी कि जो यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी कृषियों की भूमि का आकार घटता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण उत्तराधिकार कानून है। यानी कि जैसे ही परिवार में बंटवारा होगा तो उनकी कृषि का भी बंटवारा होगा। दूसरा है आज़ादी के 75 साल बाद हमारे पास ग्रामीण परिवार में प्रति व्यक्ति 0.2 हेक्टेयर भूमि बची है। इसका तात्पर्य है लगातार कम होते भूमि पर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके जनसंख्या दबाव और बेरोजगारी बढ़ेगी। इसका समाधान हो सकता है कि भूमि का एकीकरण किया जाना चाहिए, यानी कि उसको इकट्ठा किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि जोत तथा खेतों का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें केवल एक या कुछ टुकड़े शामिल हों, जबकि पहले प्रत्येक किसान के पास बहुत सारे टुकड़े होते थे। दूसरा है उर्वरकों का उपयोग। उर्वरक यानी कि हरित क्रांति के प्रसार के साथ भारत में उर्वरक की उपयोग में वृद्धि देखी गई है और संतुलित उर्वरक के मतलब के जो हैं अब जो है हमें जो है नए उर्वरक जो है और अपनी फसलों में डालने चाहिए, जिससे कि हमारी पैदावार बढ़ सके, जिसमें आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मुख्य रूप से है, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है उनके अंदर इन चीज़ों की कमी देखी गई है। दूसरा है कि जो ज़्यादातर किसान हैं वो गरीब हैं, तो उन्हें जो है यूरिया पर, जो कि एक उर्वरक है और सभी ज़्यादातर फसलों में लगता है, तो उस पर सब्सिडी देनी चाहिए ताकि किसान उसको आसानी से ले सकें। इसका समाधान तो यही हो सकता है कि सरकार को केवल यूरिया से हटाकर संतुलित मात्रा में NPK उर्वरकों के उत्पादन और संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसमें साथ ही साथ सल्फर, जिंक, बोरोन, आयरन, मैग्नीज ऐसे खनिज पदार्थ भी शामिल होने चाहिए, ताकि जो भारतीय किसानों की मिट्टी है उसकी उपजाऊता बनी रहे। साथ ही यूरिया को जो है नियंत्रण मुक्त करना चाहिए और शुरू में ही उस पर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ताकि वो किसानों को आसानी से मिल सके। इसके साथ ही जैविक खाद और जैव उर्वरकों और शहरी कंपोस्ट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करने चाहिए। तीसरा इसमें सिंचाई। भारत की जो सिंचाई है वो मुख्य रूप से जो सबसे बड़ी जो भूमि है वो सिंचित की जाती है और सींचने के बाद ही उस पर जो फसल तैयार की जाती है। तो वर्षा, इससे पहले जो सारी की सारी भूमि थी हमारी वर्षा पर डिपेंड करती थी, तो उस अपनी जो है ज़मीन को सींचने के लिए हमें जो है पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके भी पर्याप्त साधन जो हैं गवर्नमेंट को करने चाहिए, ताकि जो है किसान उस पर भी अपना फ़ायदा कर सके। दूसरा इसमें समाधान हो सकता है कि नई नई तकनीकें सिंचाई की जो आ रही हैं, जैसे ड्रिप तंत्र का निर्माण करना या खेतों में पानी को पहुंचाने के बेहतर प्रबंधन करना। ड्रिप सिंचाई भी है, पाइप के द्वारा पानी पहुंचाना। तो ऐसे कुछ हम समाधान इसका कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे समाधान हैं, जिसमें जो हैं कुछ ऐसी एजेंसियों की भागीदारी इसमें करनी चाहिए जो आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करके सिंचाई के कुछ टेक्निक किसानों को मुहैया करा सके। जो चौथा है इसमें वो है मशीनीकरण का अभाव, क्योंकि ज़्यादातर किसान छोटे हैं तो वो मशीन परचेज नहीं कर सकते हैं, मशीन महंगी होती हैं, जिसके कारण जो उनके उत्पादन में जो है प्रभाव पड़ता है और उत्पादन कम होता है। इसका समाधान हो सकता है कि भाई मशीन को किसानों को उपलब्ध कराया जाए, नई नई किसान मशीनों के बारे में उन्हें बताया जाए और कुछ ऐसी योजनाएं चलाई जाएं जिससे कि छोटे किसान भी उन मशीनों को ले सकें। इसके बाद जो है कृषि मार्केटिंग है, विपणन है, यानी कि अपने जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको वो कहाँ बेचें। इसके लिए जो है बाज़ारों में भी एकीकरण होना चाहिए, बाज़ारों तक किसानों की पहुंच होनी चाहिए ताकि उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। इसके समाधान हो सकते हैं कि भाई नए नए जो हैं बाज़ार बनाए जाएं,
बाज़ारों तक किसानों की पहुंच को बढ़ाया जाए। और जो है मंडियों में जो है आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है मोस्टली जो है अपना जो उनका मूल्य अपने हाथों में रखे, ताकि जो है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने चाहिए ताकि वो घर से ही उन चीज़ों को अपनी बेच सके। अपर्याप्त भंडारण और परिवहन सुविधाएं, तो जो वो किसान कुछ चीज़ तैयार कर रहा है तो उसके लिए भंडारण की आवश्यकता होती है ताकि वो उसको बाद में निकाल कर बेच सके। तो इस तरह के भंडारण भी यहाँ पर बहुत, गोदाम वगैरह बहुत कम है, जैसे कोल्ड स्टोर है आलू को सुरक्षित करने के लिए, तो उनकी भी पर्याप्तता यहाँ पे नहीं है। तो इसमें भी जो है इस तरह की भी कुछ चीज़ें। दूसरा है परिवहन की सुविधाएं, मान ली आपने कहीं पर कोई चीज़ तैयार कर दी तो उसको मंडी तक ले जाने के लिए जो हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए वो भी यहाँ पे बहुत कमी के साथ मिलता है और उसमें भी काफ़ी पैसा लगता है। तो पैसा जो है और किसान का ही लगेगा, तो उसकी जो बचत है वो कम होगी। तो इस तरह कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए ताकि वो इजीली अपनी जो सामान है उनको मंडियों तक पहुँचा सके। उसके बाद जो है पूंजी की अपर्याप्तता, पूंजी यानी कि अब कोई कुछ काम करता है, कृषि भी कर रहा है, तो उसमें उसको पैसा तो चाहिए लगाने के लिए। अब किसान के पास पैसा है ही नहीं, वो तो आत्महत्या करने के लिए तैयार है। तो उसे ऋण मुहैया कराना चाहिए सरकार को। कुछ ऐसी स्कीम भी सरकार चला रही है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके द्वारा कुछ पैसा जो है किसानों को गवर्नमेंट के द्वारा मिल रहा है। तो यहीं तक इसमें था। इसके बाद जो है आपका इंडस्ट्री में हम पढ़ेंगे कुछ, जो यूनिट नंबर 5 में है, थोड़ा इसको भी कवर कर लें। जो उद्योग के बारे में इसमें पढ़ना है, तो आर्थिक भूगोल में मुख्य प्रकार उद्योग 3 मुख्य प्रकार के होते हैं, जिसमें आपके प्राथमिक उद्योग हैं जैसे कृषि और खनन, द्वितीयक उद्योग जैसे विनिर्माण और प्रसंस्करण है, और तृतीय उद्योग जो है इसमें सेवाएं और खुदरा है। प्राथमिक उद्योग प्राकृतिक संसाधनों के सीधे प्रकृति से प्राप्त, यानी कि जिन वैसे उद्योग जहाँ पे जो आपको कच्चा माल है वो प्रकृति से मिल रहा है, डायरेक्टली आपको मिलता है, जिसमें आपका कृषि आती है। कृषि आप करोगे ज़मीन, तो ज़मीन कहाँ से मिल रही है? प्रकृति से मिल रही है। खनन यानी कि जो आप माइनिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए जो आपको माइन मिली वो किसने दी? आपको प्रकृति ने दी है। मत्स्य पालन में, अब समुद्र में आप कर रहे हो या फिर नहर में कर रहे हो, तो जहाँ पे भी आप मछली का उत्पादन कर रहे हो तो पानी आपको तो फ्री में मिल रहा है प्रकृति के द्वारा। उसके बाद जो द्वितीय उद्योग है, द्वितीय उद्योग वे होते हैं जिनमें कच्चा माल जो है मानव के द्वारा निर्मित होता है, यानी कि जैसे प्राथमिक स्रोत से जो उन्हें कच्चा माल मिलता है उसका संशोधन करके वो जो उत्पाद बनाते हैं उनको हम द्वितीय उद्योग बोलते हैं, जिसमें आपके जो है निर्माण है, मशीनी है और अन्य निर्माण की गतिविधियां हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसी के अंदर आती है, फैक्ट्रीज़ हैं, शुगर मिल्स हैं, इसमें वो सारे के सारे जो हैं द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि उन्हें प्राथमिक क्षेत्र से में जो प्रोडक्ट जो चीज़ें तैयार हो रही हैं उनको मिलती हैं रॉ मटेरियल के लिए। तृतीय क्षेत्र में आपकी जितनी भी सेवाएं हैं, जैसे परिवहन हो गया, आपका ज्ञान है और आपका भंडारण है, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, ऐसी सारी की सारी आपकी तृतीय उद्योग के अंदर आती हैं। तो आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। ये इम्पोर्टेंट क्यों हैं ये और जो अल्फ्रेड वेबर का जो उद्योग सिद्धांत है इसको भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। इसको आप जो है न्यूनतम परिवहन लागत होनी चाहिए, कच्चे माल और बाज़ार, श्रम लागत, तो उन्होंने जो एक नियम बनाया था उसको आप अच्छी तरह से, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप तैयार कर लेना। मैंने जो है इसके जो भी कारक हैं वो सारे लिख दिए हैं इसमें। और अगर इसका वीडियो चाहिए तो मुझे, अगर इसकी पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूँगा। आज की वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, शुभ रात्रि।